अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th उर्दू न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 सबक नंबर 3 जो हमारा है अखलाक के नबी ख़ातमुन नबीयीन, इसके मुसन्निफ़ शिबली नुमानी का तारुफ़ पढ़ने जा रहे हैं। ये बच्चे इंट्रोडक्शन जो होता है, तारुफ़ जो होता है, ये आपकी एनुअल एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये आपने इसको पढ़ना लाजमी होता है ताकि आपको मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी के, उसने ज़िंदगी कैसे बसर की, उसने क्या क्या काम किए, कौन सी किताबें उसने मुरतब की या तसनीफ़ की, तो इसके मतलब हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन का हमें पता होना लाजमी होता है। तो उसका हम शिबली नुमानी जो कि आपके सबक अखलाक नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ़ हैं, उसका तारुफ़ पढ़ने जा रहे हैं। शिबली नुमानी उनकी तारीख़ पैदाइश है 1857, तारीख़ वफ़ात है 1914, 1857 और 1914। शिबली नुमानी कस्बे बंदूल, ज़िला आज़मगढ़, हिंदुस्तान में 1857 में पैदा हुए। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। शिबली ने भी कुछ अरसा वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ उन्हें सर सैयद अहमद ख़ान, हाली, मोहसिन उल मल्क और प्रोफेसर निकलसन आर्नल्ड की सोहबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला से मुराद है कि उनको इससे फ़ायदा हासिल करने का मौका मिला। मुस्तफ़ीद यानी फ़ायदा हासिल करना, यानी कि शिबली नुमानी सर सैयद अहमद ख़ान, हाली, मोहसिन उल मल्क और प्रोफेसर निकलसन की सोहबत के अंदर रहे, कंपनी में रहे, तो उनसे उन्होंने फिर क्या किया, फ़ायदा हासिल किया इन लोगों की कंपनी से, सोहबत से। 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया, बच्चे कुस्तुनतुनिया इस्तंबुल का पुराना नाम है, जो तुर्की का दारुल हुकूमत है ना इस्तंबुल, उसका जो पुराना नाम था वो कुस्तुनतुनिया था, और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। अलीगढ़ और आज़मगढ़ बच्चे ये दोनों इंडिया की रियासतें हैं। अलीगढ़ हो गया, आज़मगढ़ हो गया, ये सारे हिंदुस्तान के शहर हैं। फिर हैदराबाद दक्कन भी हिंदुस्तान का शहर है, इंडिया का। फिर हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मुआरिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। निज़ामत के मानी बच्चे होते हैं इंतज़ाम करना, बंदोबस्त करना, यानी कि दायरतुल मुतारिफ का जो इंतज़ाम था उसको अपने हाथ में ले लिया, उसका जो ओहदा था वो उन्होंने संभाल लिया। इसी दौरान में उनकी कोशिश से लखनऊ में नदवतुल उलमा बच्चे उलमा की मजलिस, नदवतुल उलमा की मानी है उलमा की मजलिस का क़याम अमल में आया, और ये क़याम था 1892 के अंदर कानपुर में। नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया आखिर उम्र के आखिरी हिस्से में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया, जो आज भी काम कर रहा है, यानी कि दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली नुमानी का कायम करदा एक इदारा है, नदवतुल उलमा और दारुल मुसन्निफ़ीन। शिबली नुमानी शायर भी थे, लेकिन उनकी शोहरत का मदार ज़्यादातर उनकी नसर पर है। शोहरत का मदार से मुराद है शोहरत का जो सर्कल है, जो उनका एरिया है, शोहरत की जो रीज़न थी, ज़्यादातर उनकी नसर पर है। नसर क्या होता है बच्चे? वो कलाम जो वज़न और काफ़िए का पाबंद ना हो, काफ़िए रदीफ़ वगैरह का पाबंद ना हो, उसको नसर बोलते हैं, यानी कि सादा जो तहरीर होती है उसको। उनका शुमार उर्दू के बड़े बड़े नसर निगारों में होता है। शिबली ने अगरचे मुतनव्वे मौज़ूआत, मुतनव्वे से मुराद है मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ अक़साम के मौज़ूआत, मसलन तारीख़, तनकीद, सवाने बच्चे होता है कि किसी शख्स की ज़िंदगी के बारे में लिखना। तनकीद होता है किसी कलाम के ऊपर तनकीद करना। तारीख़, हिस्ट्री, सीरत, किरदार, तज़किरा, अदब, मुआशरत, अक़ायद, तसव्वुफ़ और सियासत पर कलम उठाया, मगर उनके तर्ज़ इज़हार के मानिए इज़हार करने का जो तरीक़ा है, जो तर्ज़ है, में अदबियत की शान मौजूद है। अदबियत से मुराद अदब की शान, जो अदब की नुमायाँ चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। जोश बयान, अब शिबली नुमानी का जो तहरीर थी उसके अंदर क्या था? जोश बयान, बयान करने का जोश। इजाज़ व इख्तसार, इजाज़ के मानी होती हैं कम अल्फाज में ज़्यादा बात बयान करना। इख्तसार होता है मुख्तसर करना, लंबी बात को छोटा करना, यानी कि जैसे मुहावरात होते हैं, इत्तफाक में बरकत है, लालच बुरी बला है, तो ये सारे इख्तसारात, इनके अंदर एक कंप्लीट कहानी छुपी हुई होती है। इजाज़ कम अल्फाज में
ज़्यादा बात بیان کرنا، اختصار لمبی بات کو چھوٹا کرنا، مختصر کرنا۔ روانی و برجستگی، برجستگی ہوتا ہے بچے اسٹوڈنٹ بغیر سوچے سمجھے کیا ہوا کام، اس کو کہتے ہیں برجستگی۔ محققانہ انداز، محققانہ انداز ہوتا ہے تحقیق کرنے والا، چھان بین کرنے والا جو انداز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محققانہ انداز۔ غنایت اور شوریت، غنایت کہتے ہیں کلام میں گیت جیسی روانی اور موسیقیت اور دلکشی کا ہونا غنایت کہلاتا ہے۔ اور شوریت، شعریت، شعریت ہوتا ہے شعریت کلام میں شاعری جیسی کیفیات، حسن اور اثر کا پایا جانا شعریت کہلاتا ہے۔ غنایت اور شعریت ان کے اسلوب بیان، بیان کرنے کا جو اسلوب ہے، جو بیان کرنے کا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں شبلی کی تمام ادبی کوششوں سے قطع نظر، قطع نظر کے معنی کسی بات کو نظر انداز کرنا، قطع کرنا۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں، کاوشوں مینس کوششوں، کاوشوں کے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں، متعدد کئی اہم تصانیف میں شعر العجم 5 جلدیں، الفاروق، المامون، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سواہن مولانا روم اور سفر نامہ روم و مصر اور شام وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ بچے شبلی نعمانی کا انٹروڈکشن تھا جس کو ہم نے ریڈ کیا ہے اور اس کو سمجھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ انہوں نے 2 ادارے بنائے ہیں، ندوۃ العلماء دار المصنفین، سر سید احمد خان، حالی محسن المالک اور پروفیسر نکلڈ آرنلڈ جیسے پروفیسر سے انہوں نے مستفید ہوئے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ انہوں نے کافی زیادہ تصانیف بھی لکھی ہیں جن میں سیرت النعمان ہے، الغزالی ہے، المامون، الفاروق، شعر العجم وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ تو یہ بچے آپ کی کلاس 10 سبق نمبر 3 نثر کا پہلا سبق اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصنف شبلی نعمانی کا ایک مختصر سا تعارف تھا جس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم سبق اخلاق نبی خاتم النبیین کو مکمل طور پر ریڈ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو مشکل الفاظ اور اس کی ایکسرسائز سالو کریں گے۔ تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ ان سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی تیاری بہتر کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔